हेलो स्टूडेंट, आई एम संस्कृति श्रीवास्तव और मैंने लास्ट वीडियो में आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन रिंग पे बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का। तो उसमें कुछ एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि मैम कुछ हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने की कोई ट्रिक वगैरह हो तो बताइए। तो इसलिए मैं आपको आज एक ट्रिक क्या मतलब एक छोटा सा फॉर्मूला है, अगर आप उसे अप्लाई करेंगे तो उससे किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आप बहुत ही इजीली वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम कुछ थ्योरी भी कंसीडर करते हुए चलेंगे कि क्या क्या उसमें और भी चीज़ें होती हैं। तो वन बाय वन नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि जनरली हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की नीड कब होती है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में कोई नेसेसरी नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन हो ही, बट हाँ जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तभी यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हर मॉलिक्यूल करता है। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है जनरली, तो ये एक थ्योरेटिकल फिनोमिना है, और हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल में निकालते हैं तो हम क्या करते हैं उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर और शेप डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का क्या स्ट्रक्चर रहा होगा और क्या शेप रहा होगा, क्या बॉन्ड एंगल उनके बीच में रहा होगा। तो अगर हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो यहाँ पर अगर हाइब्रिडाइजेशन ये क्या है, थ्योरेटिकल only applied when needed। तो अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो ये एक थ्योरेटिकल फिनोमिना है, एंड दूसरा क्या है, नॉट नेसेसरी ओनली अप्लाइड व्हेन नीडेड। ठीक है, जब तक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती तब तक भी हमारा हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना यहाँ पर नहीं लगता है। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कंडीशन क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन की। अगर हम कंडीशन देखें कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन कब होगा, कंडीशन फॉर तो कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन में हम देखेंगे कि हमारे जो भी मॉलिक्यूल्स या जो भी एटम हमारे हाइब्रिडाइज होकर के मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं, तो उन एटम्स की जो एनर्जी लेवल्स जो आपके ऑर्बिटल्स हैं तो वो कैसे होंगे, सेम एनर्जी लेवल के होंगे और सेम सिमेट्री के भी होंगे, तभी वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना लगता है। तो यहाँ पर ऑर्बिटल्स ऑफ atoms should be same energy level। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, सेकेंड पॉइंट आपका ये हो जाएगा कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो सिमेट्रिकल है यानी कि जो सिमेट्री है वो भी आपकी सेम होनी चाहिए। तो ऑर्बिटल्स should also be same symmetry। ऑर्बिटल शुड बी सेम सिमेट्री। तो यहाँ पर ये बात हो गई कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है और हाइब्रिडाइजेशन की हमारी कंडीशन क्या है। अब हम बात करेंगे अपनी ट्रिक की तरफ मूव करेंगे कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से किस मॉलिक्यूल में कौन सा प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे यहाँ पर। तो हम जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन आपके कितने टाइप के होते हैं। अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा sp2 sp3
ये सब आपने हाइब्रिडाइजेशन देख रखे होंगे, DsP2 है ना, sp2, sp3, ठीक है। इस तरीके के हाइब्रिडाइजेशन आपने देख रखे होंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन जनरली हम निकालते कैसे हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले हम किसी भी मॉलिक्यूल का अगर स्टेरिक नंबर निकाल लें, स्टेरिक नंबर का क्या मतलब है, कोई भी सेंट्रल एटम कितने एटम से सराउंडेड है तो वो उसका हो जाएगा क्या, स्टेरिक नंबर। तो स्टेरिक नंबर की अगर हम बात करें यहाँ पर तो फॉर्मूला आपका होता है, शॉर्ट में हम SN से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हमें स्टेरिक नंबर निकालना हो तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप, हाफ ब्रैकेट में सेंट्रल एटम का यानी कि Vm -C, ये आपको समझना है कि इसमें V क्या है, M क्या है एंड C और A क्या है। तो यहाँ पर V आपका रिप्रेजेंट करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो भी किसके, सेंट्रल मेटल के। तो सेंट्रल, हम किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो उसके सेंट्रल मेटल पे निकालते हैं, तो यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल, ठीक है, सेंट्रल मेटल। M क्या है आपका, सेंट्रल मेटल से जुड़े हुए कितने आपके मोनो वैलेंट एटम हैं, यानी कि जो सिग्मा बॉन्ड यानी कि एक बॉन्ड बनाते हुए सेंट्रल मेटल से ऐसे कितने एटम हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोनोवैलेंट एटम्स। C क्या है यहाँ पर, C है नंबर ऑफ कैटायंस, कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उससे हमारे जो उस पर हमारा सेंट्रल मेटल पे कितना चार्ज है। तो कैटायन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, तो चार्ज ऑन कैटायन बोल सकते हैं, या फिर है ना, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं चार्ज ऑन कैटायन। एंड लास्ट वन इज द एनायन। तो यहाँ पर फॉर्मूला है कि इसमें जो चार्ज कैटायन का है वो हमें माइनस करना होता है, बाकी ये सारी चीज़ें आपकी प्लस में रहती हैं। यहाँ पर एक क्या है आपका, आप समझ ही गए होंगे, ये आपका कैटायन है और ये आपका क्या हो जाएगा, एनायन। तो अगर उस पर निगेटिव चार्ज है जितना, तो उतने इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करना सीखेंगे, तो देखते हैं, लेट्स सी। अगर हम स्टेरिक नंबर किसी भी मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं तो वहाँ से हमारा हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल है आपका CO2। तो आपको पता है C है, कार्बन है, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, देखा जाए तो वैलेंस शेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला अगर आप निकालेंगे SN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ V की जगह पे आप यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, V + M - C + A, ठीक है, ये होता है SN। इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करके चलना है। तो यहाँ पर 4 वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। अब देखिए आपको पता है C के साथ जो ऑक्सीजन होता है वो तो डबल बॉन्ड बना के रखता है, C के साथ जो ऑक्सीजन होता है वो क्या बना के रखता है, डबल बॉन्ड। आपको पता है ऑक्सीजन का सेकेंड डाईवैलेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता है, क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। तो यानी कि अगर हम देखें तो मोनोवैलेंट एटम सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ क्या कोई है, यहाँ पर तो कोई भी मोनोवैलेंट एटम नहीं है। तो यहाँ पर क्या, हम M की वैल्यू 0 रख देंगे। अब C की बात करें, यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज इस मॉलिक्यूल पर नहीं है, तो यानी कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एनायन की बात करें तो यहाँ पर एनायन भी आपका क्या है, निगेटिव चार्ज क्या है, यहाँ पर 0 है, ये एक न्यूट्रल कंपाउंड मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए इसका क्या वैल्यू आएगी, 2 है ना। तो अगर 2 आ गया तो यानी कि स्टेरिक नंबर आपका 2 आ गया, तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन आप बताओगे वो आप बोलोगे SP, क्या बोलोगे, SP, ठीक है। और SP का आपको पता है ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर होती है, क्या होती है, लीनियर, ठीक है।
अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट वन थिंग कि ज्योमेट्री और शेप में भी अंतर होता है। क्या होता है? ज्योमेट्री आपकी डिफाइन करती है क्या? हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे, है ना। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पता है तो आप उसकी ज्योमेट्री बता सकते हो, लेकिन अगर उसका शेप पूछा जाए तो शेप के लिए आपको एक फिनोमेना अप्लाई करना होता है। कौन सा होता है? VSEPR थ्योरी, है ना, वेस्पर थ्योरी जिसको बोलते हैं। तो उसकी बात हम करते हैं जिनको तो फिर नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पर स्टेज नंबर 2 आ गया। इस तरीके से आप कई मॉलिक्यूल्स का निकाल सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका BeCl2 है। सेकंड आप निकाल सकते हैं BeCl2 पे, ये भी आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट आपका BF3 पे भी निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कई मॉलिक्यूल्स पे सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, जैसे BF3 की बात करें तो आपको पता है बोरान के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, है ना। सॉरी, वैलेंस सेल के बोरान के वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेरिक नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा आपका? हाफ। मोनोवैलेंट कितने जुड़े हैं? अब देखिए फ्लोरीन है, आपको पता है फ्लोरीन एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो ये बोरान से क्या करेगा? सिग्मा बॉन्ड एक बनाएगा। तो इसी तरीके से 3 फ्लोरीन है तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पर मोनोवैलेंट अगर M की वैल्यू लिखी जाएगी तो क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और V की वैल्यू मैंने बता रखी है कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन वैलेंस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। तो 3 प्लस M की वैल्यू भी 3। अब केटायन और एनायन की वैल्यू तो 0 है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी 0 और ये भी 0। तो अब यहाँ पर काउंट कर लीजिए, 6/2 यानी कि क्या आ जाएगा? 3। और जब भी 3 आएगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर एक आप नंबर इंक्रीज कर देंगे, किसका? P का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? sp2। और यहाँ पर इसकी शेप क्या हो जाए, सॉरी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये आपकी ट्राइगोनल प्लेनर हो गई। ऐसे नेक्स्ट मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा है? SO3। आपको पता है सल्फर है, सल्फर भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता हुआ ऐसा कुछ होता है। एक जनरल वे में मैंने ये स्ट्रक्चर बताया, ये आपका प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं है, बट हाँ यहाँ पर ये सिर्फ दिखाने के लिए कि ऑक्सीजन आपका सल्फर से कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या मोनोवैलेंट एक भी एटम है यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर M की वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक है। और V की वैल्यू, तो सेंट्रल मेटल आपका कौन सा है? सल्फर है। तो सल्फर की अगर देखें वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप देखते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं C की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। और A की वैल्यू क्या है? ये भी 0 है। तो यानी कि यहाँ पर अगर इसका स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 6। बाकी सब क्या है? 0 है ना। V की वैल्यू केवल 6 है, बाकी सब क्या है? 0 है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, ठीक है। तो यानी कि 3 आई मीन्स दैट यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा sp2, ठीक है। स्टेरिक नंबर 3, तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मॉलिक्यूल में देखते हैं कि अगर आपका कोई मॉलिक्यूल ऐसा आ जाए जो कि आपका न्यूट्रल ना हो, है ना। तो मान लीजिए इसी में नेक्स्ट है आपका CH3 पॉजिटिव, ठीक है। इस तरीके की स्पीसीज आ जाए तो है ना, इसमें केटायन है यानी कि पॉजिटिव चार्ज है या चार्ज 1 केटायन। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसका अगर हम स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो क्या हो जाना चाहिए? 1/2 कार्बन के आउटर मोस्ट में या वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। मोनोवैलेंट कितने जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन आप जानते हो 1 इलेक्ट्रॉन या 1 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन मोनोवैलेंट कितने हैं? यानी कि 3 हाइड्रोजन है। तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे यहाँ पर केटायन कितना है? 1 + 1 चार्ज है। तो यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे? वो भी C माइनस। देखिए इस फॉर्मूले में C की वैल्यू कहाँ है? माइनस के साथ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? -1, ठीक है। और एनायन आपका क्या है? 0 है। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल 4 - 3 क्या हो जाएगा? 4 + 3 = 7, 7 - 1 = 6, 6/2 फिर से आ गया। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर से 3 आ जाएगा और ये आपकी क्या हो जाएगी? sp2 हाइब्रिडाइज्ड आपका कौन सा हो जाएगा? मेथिल ग्रुप, ठीक है। इसको बोलेंगे या कार्बोकेटायन बोल सकते हैं। चलिए
तो यहाँ पर तो ये बात हो गई। अब नेक्स्ट कुछ ऐसे मॉलिक्यूल आते हैं जिसमें लोन पेयर आना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? लोन पेयर आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर किसी भी sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है और सेंट्रल मेटल पर कोई भी लोन पेयर आपका बच रहा है ना, कोई भी एक ऐसा हो जो सेंट्रल मेटल पर, तो आपको इससे ये समझना होगा कि इसमें स्टेरिक नंबर तो 3 है, यानी कि यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर अगर देखे जाएं तो 2 बनेंगे। और अगर एक आ जाए क्या? लोन पेयर आ जाए, एक क्या आ जाए? लोन पेयर आ जाए और 2 आपके बॉन्ड पेयर आ जाए। तो इसका हम एग्जांपल देखना चाहेंगे। तो एग्जांपल आपका क्या होगा? जैसे कि आप यहाँ पर ले सकते हैं CH2, ये भी क्या होती है? कार्बीन होती है, इसको हम बोलते हैं कार्बीन, है ना। CH2 आपको आगे पढ़ने को मिलेगी। SnCl2 भी ले सकते हैं, या फिर और आपके मॉलिक्यूल कौन से हो सकते हैं? जैसे कि आपका NO2+ भी हो सकता है ना। NO2+ भी हो सकता है, और आपका SO2 भी हो सकता है। क्या हो सकता है? SO2 भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब इनको चेक करते हैं क्या इनमें है हाइब्रिडाइजेशन। चलिए देखते हैं। अब CH2 के लिए अगर हम Sn निकालते हैं तो Sn क्या हो जाएगा? यहाँ पर हाफ, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, मोनोवैलेंट कितने जुड़े हैं? 2, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर ना ही कैटायन है और ना ही एनायन है, तो अगर हम इसका स्टेट ये निकाल कर देखते हैं तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर से sp2 तो है ही, है ना। अब ये चीज़ क्लियर है कि sp2 है, तो यानी कि क्या है? हमारा जो भी ज्योमेट्री है इसकी, इस मॉलिक्यूल की, वो क्या हो जाएगी? आपकी ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखते हैं एक और चीज़ कि ट्राइगोनल प्लेनर हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अगर सेंट्रल मेटल है कोई भी, मान लीजिए यहाँ पर कार्बन है, तो सेंट्रल मेटल ऐसा कुछ होता है, और ये हम ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर दिखाते हैं कि ये सब क्या है? एक प्लेन में है, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ इस तरीके से होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? CH2 है, तो यानी कि हाइड्रोजन कितने हैं? सिर्फ 2 हैं, है ना। कितने हैं? सिर्फ 2 हैं। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को मैंने दिखा दिया, और जो ये आपका दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये क्या है? एज अ लोन पेयर है, इसको हम क्या बोलेंगे? लोन पेयर, ठीक है। जो भी ऐसे इलेक्ट्रॉन, किसी सेंट्रल मेटल के ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि हमारे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? लोन पेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर को हम कहाँ सिचुएट करेंगे? इस थर्ड वाली पोजीशन पे, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि ज्योमेट्री और शेप अगर देखते हैं तो क्या डिफरेंस होता है? किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि वहाँ पर जो ज्योमेट्री है इसमें हम लोन पेयर को कंसीडर करके हम उसकी ज्योमेट्री बताते हैं। तो अगर हम लोन पेयर को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर आएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी? ज्योमेट्री। लेकिन अगर शेप की बात करें तो यहाँ पर हमारा कोई भी लोन पेयर हमारा कंसीडर नहीं किया जाता है। यहाँ पर जितने भी आपके बॉन्ड हैं वो सारे कंसीडर किए जाते हैं, यानी कि सिग्मा बॉन्ड कंसीडर किए जाते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड अगर हम कंसीडर करते हैं केवल, तो यहाँ पर जो शेप आएगा वो कुछ आपको ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा। तो ये क्या है आपका? इसको हम बोलेंगे बेंच शेप। क्या बोलेंगे इसको? बेंच शेप। तो अगर हम किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल का जिसमें हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 है और लोन पेयर आपका 1 है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका शेप चेंज हो जाएगा, बेंट शेप हो जाएगा, और ज्योमेट्री तो आपकी वही रहनी है, ठीक है, एज इट इज़। तो अब इसके कई सारे आप एग्जांपल देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है SnCl2, और यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा, ये है HNO2 होगा, है ना। इसको आप कंसीडर करिएगा। और SO2 को, अगर SO2 की बात करें तो हम कंसीडर करके दिखा देते हैं आपको कि SO2 में क्या होता है। तो जैसे कार्बीन था CH2, ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा? SO2 की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है इस पर अगर स्टेज नंबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा, इसको भी चेक करना थोड़ा सा ज़रूरी होता है अपने मन के लिए, तसल्ली के लिए, कि हाँ मतलब ठीक है, सेटिस्फाई हो जाए हमारा मन, ठीक है। चलो देखते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन। सल्फर पर 6 होते हैं, ऑक्सीजन पर मोनोवैलेंट नहीं है,
ये डाई वैलेंट है इसलिए मोनोवैलेंट कोई नहीं, ज़ीरो, कैटायन भी ज़ीरो, एनायन भी ज़ीरो। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3। तो अब यहाँ पर देखेंगे स्टेज नंबर 3 आ गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब इसकी बात करेंगे और ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री आपकी क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर शेप की बात करें तो शेप आप जरा देखेंगे, अगर सल्फर की बात करें तो सेंट्रल मेटल सल्फर हो गया और ये 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है इस तरीके से। अभी देखिए आपको पता है कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर 4 तो इसने यूटिलाइज कर ली हैं किसमें, बॉन्ड बनाने में, और इसके पास अभी भी एक लोन पेयर है, यानी कि टोटल अगर देखें सल्फर के पास तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर ये लोन पेयर है। तो इसको अब हम कैसे दिखाएंगे, अगर शेप निकालना होगा तो आपको पता है शेप में लोन पेयर कंसीडर नहीं किया जाता है, तो यानी कि अगर इसका शेप देखें तो सिर्फ इतना कंसीडर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एज अ बेंड शेप या वी शेप भी बोलते हैं जनरली कभी कभी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका बेंड शेप आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंफ्यूजन क्या निकल के आया कि कोई भी अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, वहाँ पर एक लोन पेयर आ जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बेंड शेप मिलेगा। और अगर बात करें कि नॉर्मल है, अगर लोन पेयर आपका 0 है, तो वहाँ पर आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 ही रहेगा। ज्योमेट्री भी आपकी ट्राइगोनल प्लेनर कभी चेंज नहीं होने वाली, चाहे लोन पेयर आए या ना आए। लेकिन अगर शेप की बात करेंगे तो अगर लोन पेयर 0 है, कोई भी लोन पेयर नहीं, तो वहाँ पर आपकी जो ज्योमेट्री होगी वही शेप हो जाएगा वहाँ पर। और अगर बात करेंगे यहाँ पर, जो यहाँ पर लोन पेयर आपका 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शेप आपका चेंज हो जाएगा ज्योमेट्री से, ज्योमेट्री आपकी ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी और शेप आपका बेंड शेप हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये sp3 d2 sp3 वगैरह इसके बारे में। तो उसमें क्या होगा कि फर्दर हम सारे जितने भी हाइब्रिडाइजेशन है उनकी सारी ट्रिक्स की बात करेंगे। उसके बाद हम पूरा एक कंफ्यूजन निकाल के चलेंगे कि हाँ हमारे किस हाइब्रिडाइजेशन में कितना लोन पेयर आए, कौन कौन सा हमारे ज्योमेट्री और शेप हमारे प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड get the bell icon. Thank you.